प्योर वाटर का। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं ना? तो लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़े थे रॉल्स लॉ, और इस लॉ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि रॉल्स लॉ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो रॉल्स लॉ आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका ग्राफ खींचना सीखते हैं। इस इक्वेशन को कैसे आप ग्राफ के फॉर्म में खींच सकते हो। एक चीज आपको पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और इसका जो ग्राफ खींचेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में खींचेंगे, और किसके साथ? वेपर प्रेशर के साथ। ठीक है, तो आप ऐसा लाइन खींच लो। ये दिख रहा है क्या? देखिए, इस साइड मैंने मोल फ्रैक्शन माना है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का एक और नाम था, क्या था जी? आप बताइए। कल क्वेश्चन में हमने किया था, मोल फ्रैक्शन का दूसरे नाम से भी आ सकता है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। बोलिए। हाँ जी, आप बताइए। कल नहीं आए थे? नहीं आए थे ये? अच्छा ठीक है, आप बताओ। हाँ, लिक्विड कंपोजिशन याद है? देखो, किसको मिलाए थे? लिक्विड का कंपोजिशन। अरे कैसे? दो लिक्विड मिलाते हैं ना जी, तो उसका कंपोजिशन ही तो बताएगा कि क्या क्या कितना मात्रा में मिला है। तो मोल फ्रैक्शन में हम अमाउंट ही निकालते हैं। तो इसका क्या नाम दूसरा था? लिक्विड कंपोजिशन। बार बार बोल रहा हूँ, जो टर्म से सवाल आएगा उसको ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, क्या निकालने दिया, गिवन डाटा लिख नहीं पाओगे। तो चलिए ये बात कर लेते हैं। और इधर साइड हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, और इस तरफ हम ले लेंगे क्या? वेपर प्रेशर। ये दोनों टर्म है ना जी, वेपर प्रेशर। अच्छा, ये वैलिड है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, मतलब कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड, दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन तो बन गया। ए बी यहाँ में बना है, और इसका प्रेशर पी ए और इसका प्रेशर पी बी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा, जिसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो इसी से हम निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर। ये है रॉल्स लॉ इक्वेशन। अब पी ए की वैल्यू किसके बराबर होती है पता है ना आप लोगों को? ये तो बताया था रॉल्स लॉ, क्या बोले थे? पी ए नॉट, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इसके मोल फ्रैक्शन को, जिसका दूसरा नाम लिक्विड कंपोजिशन ऑफ ए। और पीबी को क्या लिखोगे? पीबी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या बोलेंगे एक्सबी को? हाँ, क्योंकि जनरली अभी तक देखा गया सवाल इसी नाम से आता है, लिक्विड कंपोजिशन के नाम से। ठीक है, कभी मोल फ्रैक्शन के नाम से नहीं दिया गया प्रीवियस ईयर में जितने साल के क्वेश्चन है। तो इन वर्ड्स को आप पहचानिए और साथ साथ क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। उसके लिए क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तभी तो पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ आते हैं। एक बात बताओ, ये मोल फ्रैक्शन का है ना, तो यहाँ पे अगर एक्सए की वैल्यू, किसकी वैल्यू? एक्सए की वैल्यू यहाँ 0 माने, तो कहीं पे ये बढ़ के 1 आएगा। मैक्सिमम कितना जा सकता है मोल फ्रैक्शन? अच्छा, इसका एक और नाम क्या था जी? तो लिक्विड कंपोजिशन ऑफ ए मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? 1। यही हो सकता है ना, ये तो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा उस समय? 0 हो जाएगा। यानी कि इस केस में एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बात समझ में आती है? ठीक, तो एक्स ए जब 0 होगा तो एक्स बी कितना होगा? फिर एक्स बी 1 होगा। आया बात समझ में? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? ठीक, और अब हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। तो यहाँ पे अब वेपर फेज की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कांस्टेंट टर्म मान लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना जी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। वाटर का वेपर प्रेशर फिक्स होगा कि नहीं? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब तुम क्या समझे कि जो ये वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन। और तुम्हें पता है कि इसका ग्राफ कैसे जाता है? जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। आ रहा है समझ में क्यों मैंने स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ पे? देखो, मैं यहाँ मैक्सिमम मान लेता हूँ, यहाँ तक जाएगी ये ऐसे, क्योंकि 1 तक ही ना जाएगा जी मैक्सिमम। ठीक है, ये और इधर भी एक वैल्यू कोई मान लो इसे आप मिला लीजिए इन दो पॉइंट को यहाँ से।
ठीक है, तो आपका जानते हो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स से वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ पे ये क्या निकलेगा, पी ए की वैल्यू, पी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी बताइए, पी ए नॉट एक्स ए। तो एक्स ए की वैल्यू जब आप 1 रखिएगा तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, पी ए नॉट तक। तो इसको क्या बोलेंगे, पी ए नॉट। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। और दूसरा को क्या मानेंगे, बी। तो बी को क्या लिखेंगे बोलिए, आप क्या लिख सकते हो इसको, पीवी लिख सकते हो। और पीवी की वैल्यू क्या लिखोगे, पीवी नॉट। और ये मैक्सिमम 1 यहाँ 1 पुट कर दीजिए इस वाली जगह पे, तो इसको क्या बोलेंगे, पीवी नॉट। ऐसे भी आप जानते हो जो कांस्टेंट जो वैल्यू होता है उसको वहां तक लिखते हैं। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, किसके लिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए का ग्राफ ऐसा जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली मिल रहा है। और ये वेपर प्रेशर ऑफ बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एक्स बी के। तो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा रॉल्स लॉ क्या बोला था, इन दोनों का एडिशन होगा, ए और बी को जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर। जैसे ए का वैल्यू क्या था, पी ए एक्स है और प्लस पीवी नॉट एक्स बी, यही था ना वैल्यू जी। तो ये वैल्यू पुट करो और ग्राफ खींचो, चलो देखते हैं। तो बताइए इनका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा ग्राफ। इसको आप इन दोनों को मिला दो और इन दोनों को मिलाने से ये टोटल प्रेशर का ग्राफ दे देगा, रिजल्टेंट है ना। तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी। देखिए जो लिक्विड का सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन इस लाइन को फॉलो करेगा, मतलब इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इस इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब क्या है कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जो सॉल्यूशन इसके लिए फॉलो करेगा उससे हम बोलेंगे कि हाँ ये रॉल्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। जो नहीं फॉलो करेगा वो कहेंगे रॉल्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, तो ग्राफ खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लिख लीजिए आप लिख लो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन में आप देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है या क्यों स्पेशल केस मानते हैं। तो उसका सिंपल सा बात है कि दोनों स्टेटमेंट को याद कीजिए। ये क्या बताता है जी, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे भी प्रेशर ऑफ, बस अंतर क्या, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, ये गैस के लिए। प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो बताइए दोनों में प्रेशर की ही बात हो रही है और दोनों किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। तो बस आप बताइए दोनों मोल फ्रैक्शन के, ये सिमिलरिटी है कि नहीं, दोनों के लिए सिमिलर हुआ ना दोनों। और अगर बात करें कि ये स्पेशल केस क्यों है, तो स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी हम प्रेशर की बात किए, यहाँ भी प्रेशर की बात की, बस अंतर क्या है, यहाँ गैस की जगह लिक्विड लिए, तो स्पेशल केस है। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। तो आप जानते हो क्या करना, 2 मार्क्स में से लिखना, तो लिखना ये स्टेटमेंट लिखने के बाद लिख देना यहाँ नीचे, वो आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ या इन दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और इसमें क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ गैस लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो लिखना दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू लॉ, दैट्स व्हाई रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बोलिए कोई दिक्कत, तो फिर समझ में आ गया। अगर कल पूछेगा दोनों में अंतर क्या है जी, तो दोनों में एक ही चीज का अंतर है, एक अगले लाइन पे लिखोगे तो समझ में आएगा। कांस्टेंट का, इसमें कांस्टेंट क्या लेते हैं, के एच, यानी हेनरी लॉ, ये हेनरी कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेते हैं बोलो, इस लिक्विड का प्योर कांस्टेंट का वैल्यू, ये ना लेते हैं जी प्योर फॉर्म का, ये मतलब है। तो इसको लिखने की हालांकि आवश्यकता नहीं है, अगर आपको याद है तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन मेन है ये दोनों सिमिलर बातें हैं। यहाँ पे खाली कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग आ जाता है दोनों के केस में। समझ में आया बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आंसर करना है। लैंग्वेज तो आप लिख लोगे ना, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लिखने के बाद 2-3 लाइन नीचे जरूर लिख देना, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2-3 बार पूछ चुका है, आप देख ही रहे हो, तो ये पढ़ लेना। क्या कोई दिक्कत, ठीक है लिख लीजिए।
बिहार बोर्ड में भी सब क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं, आप बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, देखिए बताइए, वैल्यू ऑफ के एच हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ट्रू या फॉल्स? ये सही है। के एच की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने से, याद आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है। अब बाकी ऑप्शन सुनना है तो सुन लो। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, के एच की वैल्यू घटेगी क्या टेम्परेचर बढ़ने से? नहीं, वो तो जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिमेन कांस्टेंट, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। आया समझ में? ठीक, अगला बताइए क्वेश्चन का आंसर। हाँ, 2022 में पूछा है ये, सुन लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन देने की जरूरत है, बताओ जल्दी से। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्या कहेंगे इसे? मोलैलिटी, है ना? और पर लीटर कह देता तो क्या हो जाता? मोलैलिटी। क्लियर ये बात है? एक बार ये भी पूछ दिया है, मोलैलिटी इज एक्सप्रेस इन यूनिट, क्या होगा मोलैलिटी का यूनिट? ना, वो तो मोलैलिटी, मोलैलिटी मोल पर केजी, अभी बोला ना ग्राम में है कि पर केजी। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ठीक है, मोलैलिटी पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं इन्होंने, जो आप बना लोगे रहना, तो क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं मोलैलिटी पे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, आप जल्दी से बना लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आपका पूछा है, कब पूछा है? 2023 में बिहार बोर्ड। देखो बिहार बोर्ड में कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको खुद लगेगा कि हमने किया तो इसके बहुत ऊपर लेवल का है। देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज, लिखिए 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन, डिजॉल्व किया गया है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। पूछा है फाइंड मोलैलिटी, नहीं ये भी नहीं बोलता है कि देन, देखो मोलैलिटी फाइंड करना ये नहीं बोला है। देखो ऑप्शन देके समझना होगा आपको। कैसे? ए, देखो कितना तेज है, यह क्या क्या लिखा है? मोलर, 1 मोलर। बी 0.1 मोलर। सी 0.1 मोलर। अच्छा यार, और डी 0.5 मोलर। पहले बताओ आपको क्या निकालने का है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है आपको? हाँ, आंसर भी बता सकते हो। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन, जल्दी बताइए आंसर, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। पहले निकालने क्या कहा है भाई? 18 ग्राम, ग्राम को किस में रखा है? ग्राम में। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, अरे 1 केजी सॉल्वेंट है, और क्या? 1000 है तो कितना है? 1 केजी। अब बताइए, मोलैलिटी नहीं पढ़े हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ना। अगर ये केजी में रहा तो ऊपर 1000 गुना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोल के लिए क्या यूज करेंगे? WS बाई MS। इंटू W16, अगर केजी में है तो रख दीजिए केजी में, यहाँ तो केजी में है ना, 1000 लिखोगे तो बात वही है, केजी में बदल लेंगे। चलिए WS नहीं पता आपको? क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का मोलर मास निकालने आता है 180, और इंटू 1, नहीं कट गया जी 10 से, 1/10 क्या होगा? 0.1। अब एक बात बताइए, 0.1, अब इसमें क्या लिखेंगे? यूनिट। आप चूंकि किसकी बात कर रहे हो? मोलैलिटी की, तब मोलल ना लिखेंगे, है ना? अब खोजो मोलल कहाँ है। आया समझ में? अब आप समझे यूनिट्स वगैरह में कैसे कंफ्यूज करता है। 3 यूनिट आपको क्यों शुरू से लिखा रहा था कि मोल, देखो आपको तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। ये मोलल तो सही आंसर है। मोल पर सॉल्वेंट का होगा जगह यूनिट केजी। तो देखो ये भी पूछ चुका है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मोल पर केजी। अब मोल पर केजी को और क्या लिख सकते हो? बोलो।
मोलल भी लिख सकते हैं। ये यूनिट भी बताया था ना कि क्वेश्चन में जब बीच में आएगा, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अच्छा, ये भी यूनिट क्वेश्चन में पूछा हुआ और कैप स्मॉल एम भी लिखा रहा, तो किसका मतलब हुआ? मोलल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए बेटर है कि एक बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही दिया है, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से, किस टॉपिक से, किस वर्ड से क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ये बात? ठीक, तो लिख लीजिए इसको और अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, जवाब दो फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज। हेनरी कांस्टेंट पढ़ चुका है ना। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? सुनिए, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, याद आ रहा है ना। अच्छा, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी घट गई तो केएच की वैल्यू बढ़ गई। ये आपके कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं बताइए? टेम्परेचर बढ़ने से केएच बढ़ता है और टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसकी? गैस की। तो वही बोल रहा है कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। बिल्कुल सही बात। क्या ये आपके कॉपी में है लिखा हुआ? इसी को हम समरी में अलग से लिखवाएंगे। और आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तीसरा लैंग्वेज में पूछ सकता है आपको? यही लैंग्वेज पढ़िएगा। आप लोग आ रहा है समझ में? लोग बोल नहीं रहा है जी, झूठ ना बोलो आप लोग, पक्का? ठीक है, ये आप देखिएगा अपने नोट कॉपी में, तो लिखिएगा, लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, टेम्परेचर के गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप समझ रहे हैं कि यही जो लैंग्वेज लिखाया इक्वेशन, उसी को आपको लैंग्वेज में भी एग्जाम्स में पूछता है। तो बस आपको इतना करना है कि एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे बनेगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को? हेनरी लॉ समझ में आ गया? ठीक है, राइट डाउन कीजिए। रॉल्स लॉ क्यों? इसका द बेसिस ऑफ, लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, on the basis of Rawls law, on the basis of Rawls law, liquid solution are classified into two types. Liquid solution are classified into two types. Liquid solution are classified into two types. कितने टाइप्स के होंगे जी लिक्विड सॉल्यूशन? दो टाइप के। दो कौन कौन होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है। दो होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिखिए, फर्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और सेकंड तो आप समझ ही रहे हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे किसको, ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है? तो लिखिए, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे? अच्छा देखो, जो लॉ को फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे? आइडियल। जो लॉ बना हुआ है, जैसे इंडिया का जो लॉ बना हुआ है, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका आइडियल नागरिक कहलाओगे, आपको कोई फाइन नहीं, चालान बनेगा। जब लॉ बोला है कि रेड लाइट पे रुको, तो रुक जाओ, गाड़ी लेके पास हो जाएगा तो क्या करो, चलाने ना कटेगा जी। तो अगर हम लॉ फॉलो कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसी तरह से अगर ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये क्या, कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आइडियल। और नॉन आइडियल का भी जवाब आपको मिल गया, जो फॉलो नहीं करे वो क्या होगा? नॉन आइडियल। तो लिखिए, those solution which follow the, those solution which follow the, which follow the Rawls law, which follow the Rawls law, Rawls law over the entire consultation of solution। देखिए जी, पूरे सॉल्यूशन के दौरान वो फॉलो करें। जैसे आप घर से निकले या 5 किलोमीटर की दूरी की है, इंटायर कंसल्टेशन ऑफ सॉल्यूशन, पूरे कंसल्टेशन को, कंसल्टेशन है ये, पूरे सॉल्यूशन के दौरान ये बात हम फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन।
अच्छा, रॉल्स लॉ फॉलो करने का मतलब क्या है कि वो क्या फॉलो करे जी, उसका टोटल प्रेशर हमेशा दोनों के मतलब वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, सम ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स है, यानी कि वो इस इक्वेशन को क्या करे, फॉलो करे, यानी इसके बराबर हो। बोलिए बात समझ में आती है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये है तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल, तो लिखो सेकंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन which do not follow the Rolle's law, are called, क्या कहेंगे उसको, are called non ideal solution, are called non ideal solution। अच्छा, ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इस इक्वेशन के बराबर है। अच्छा, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि रॉल्स लॉ जितना वैल्यू बताया उतना वैल्यू वो नहीं आएगा, उतना वैल्यू वो आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो मतलब क्या, ये इसके इक्वल नहीं होगा, यही ना मतलब, समझे, ये इसके इक्वल नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि पी टी नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अगर ये बराबर हो गया तो रॉल्स लॉ जैसा बोला वो बिल्कुल सही था, लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ तो रॉल्स लॉ जैसा बोला वैसा नहीं हुआ। बोलो बात समझ में आती है, किसी को दिक्कत इसमें कुछ नहीं ना। जैसे मौसम विभाग वाला प्रेडिक्ट करता है ना जी, कल बारिश होगी, हो गया तो ठीक है, उसका प्रेडिक्शन सही है, और नहीं हुआ तो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, अगर बराबर है तो आइडियल, नहीं बराबर है तो नॉट इक्वल होगा, मतलब वो नॉन आइडियल सोल्यूशन आएगा। तो दिक्कत किसी को इसमें नहीं। अच्छा, बराबर नहीं है तो दो चीज हो सकता है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो इससे बड़ी हो जाएगी या इससे छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी दो पार्ट में बांटा गया। क्यों? क्योंकि अगर बड़ी हो गई तो डेविएशन कैसा मिला, पॉजिटिव, पॉजिटिव ना हो गया जी, थोड़ा बड़ा हो गया, और अगर कम हो गया इससे वैल्यू तो निगेटिव। तो अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन और कम है तो नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन, पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो इस बात लिए लिख लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होंगे जी, टू टाइप्स के। कौन कौन, पॉजिटिव डेविएशन, अच्छा दूसरा निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ। ये देखो रॉल्स लॉ बोला ना जी कि इसके बराबर होना चाहिए पी ए प्लस पी बी, लेकिन हम जानते हैं कि इसके बराबर तो ये आएगा नहीं क्योंकि नॉट इक्वल है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। तो इसमें फिर आप बताइए क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। आया बात समझ में, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं ना। अच्छा, इसको ग्राफिकली समझते हैं कि क्या